एक मिनट जी, एक मिनट जी। उसामा कादरी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। बैठ जाएं जी। मेरा ताल्लुक कराची के जिस हलके से है उसमें न्यू कराची और नॉर्थ कराची दोनों वो इलाके हैं जिसमें कराची का लफ्ज आता है। कराची एक माशी हब है, लेकिन बदकिस्मती ये है तौर पर कुछ तो वहां की साबका हुकूमतों ने बर्बाद किया। सियासी तौर पर वहां पर जो दहशतगर्दी मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से की गई उसमें बर्बाद हुआ। अब माशी लिहाज से एक तो ये कोरोना वायरस की वजह से जो असरात मुरत्तब हुए, अब कहीं जाके वो मईशत थोड़ी बहुत संभलने के लिए आ रही है। लेकिन जनाब स्पीकर, एक शख्स जो कमिश्नर FBI का कराची पर मुसल्लत किया गया है, कमिश्नर जोन 1 मोहम्मद अली RTO 3, उसने टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो मेरे अपने हलके में न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया, फेडरल बी एरिया इंडस्ट्रियल एरिया, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में और हर जोन में इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद है। साइट पूरा कराची जो है, उसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों को तबाह और बर्बाद करने के लिए और अपनी जाती जेब भरने के लिए उसने ऐसे इकदामात उठाए हैं कि अब बिजनेस कम्युनिटी जो है वो ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि हम अपने कारोबार को वहां से बंद कर दें। जनाबे वाला, मैं इससे कबल हम्माद अजहर साहब को उसके बारे में मुत्तला कर चुका, लेकिन वहां से भी तकरीबन 15 दिन हुए, कोई ऐसा एक्शन होता हुआ नजर नहीं आया। एक बिजनेस ग्रुप ऐसा है जो टेक्सटाइल की मद में $100 बिलियन की जो एक्सपोर्ट करता है, दूसरा ग्रुप 40 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। 1 लाख मुलाजिमीन वो अब ये सोचने पर मजबूर है कि जो मुझ तक पहुंचे, और उन्होंने कहा कि 1 लाख हम अपने कारोबार को बंद करके मुल्क से बाहर जा रहे हैं। जनाबे वाला, वो 1 लाख मुलाजिमीन जो बेरोजगार होंगे उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या FBR की और वफाकी हुकूमत की इस तरफ तवज्जो नहीं कि एक शख्स अगर इतना करप्ट है, और मैं इंक्वायरी के लिए मुतल्लिका महकमे को, मुतल्लिका वजीर को बता चुका हूं, तो यकीनन उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, और अगर ये इंक्वायरी साबित हो तो फिर उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। वरना ये बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो टेक्सटाइल से वाबस्ता हैं वो अब ये सोचने पर मजबूर है कि वो इस्लामाबाद आए और यहां पर आने के बाद पार्लियामेंट के सामने और PM ऑफिस के सामने जो है वो एहतजाज करने का इरादा रखते हैं या फिर अपने कारोबार को बंद करना चाहते हैं। तो जनाब स्पीकर, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वक्त FBR को पाबंद किया जाए कि वो जो है इसकी बाकायदा तहकीकात करे और इसके खिलाफ जो भी तादीबी कार्रवाई हो उसको जरूर उस पर अमल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। जी जनाब मियां जावेद लतीफ साहब, जल्द आ रहा हूं, एजेंडे पे आ रहा हूं, अभी लोगों को आ रहा हूं, एजेंडे पे ही आ रहा हूं। इसके बाद जी आप ये करें, उसके बाद मैं एजेंडे पे आऊंगा। जी बहुत शुक्रिया जनाब। बात एजेंडे के बाद बाकी को मिलेगी, उसके बाद एजेंडे पे आऊंगा मैं 2-3 आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश करना चाहता हूं। पहले तो बात हो रही है कल के फैसले के हवाले से। तो 2 साल से जो हम देख रहे थे और जो पूरी कौम कह रही थी कि नैब जो है ये एहतसाब का नहीं इंतकाम का अदारा है, तो कल आला अदलिया ने जो एक फैसला दिया उसमें हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई। मगर बात यहां रुकती नहीं है डिप्टी स्पीकर साहब कि अगर कल का फैसला देखें तो उससे पहले अरशद मलिक जज को भी देखना पड़ेगा। उससे पहले अगर कोई इधर से आवाज उठाए तो मैं कहता हूं जस्टिस क्यूम का फैसला भी देखना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि उससे पहले जब पनामा पे अकामा और उससे पहले जो वहां बैठे साबका लोगों ने अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तान की लीडरशिप के हवाले से,
किसी तौर पर भी वो मुनासिब नहीं थे। और आज एक सेकंड अगर इजाजत दें, आज जो कुछ हो रहा है, और मैं ये बड़ी माजरत से अर्ज करने लगा हूं, अगर किसी एक अदारे को तमाम इख्तियारात का मंबा बना देंगे, पाकिस्तान के अंदर बहुत से एहतसाब के अदारे हैं, मगर नैब के होते हुए कोई अदारा दूसरे का किसी को जिक्र, किसी को नाम का इल्म है? इसी तरह अगर आप किसी एक शख्सियत को इतना पावरफुल कर देंगे कि वो कल को जनरल याया बन जाए, तो फिर मुझे ये बताएं कि कैसे निजाम चलेगा। जनरल याया का मैंने इसलिए जिक्र किया कि जब जनरल याया आए तो उन्होंने सबसे पहले अयूब खां की काबीना के लोगों और उस वक्त के 62 लोगों पर करप्शन के मुकदमात बनाए, और फिर उसके बाद जो अंजाम हुआ वो सबके सामने। और इन 2 सालों में भी जो मुमासलत है आज के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ, वो ये है कि आज भी करप्शन के जो मुकदमात बनाए गए और जिस तरह बनाए गए और जिस तरह नैब को इस्तेमाल किया गया, उसका जवाब कल आ गया। मगर एक मुमासलत और है, जनरल याया ने जब टेक ओवर किया तो उसने कहा कि मुझे इतना पावरफुल किया जाए कि मशरकी पाकिस्तान की असेंबली में अक्सरियत के किए हुए फैसले मेरे एक दस्तखत से खत्म हो जाएं, इतना कानूनी मशीर मुझे पावरफुल करें। वो मशरकी पाकिस्तान के सामने खड़ा हो गया और आज के चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध के सामने खड़े हो गए। मैं पीपल्स पार्टी की वकालत नहीं कर रहा, मैं वहां की हुकूमत की वकालत नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के काम करने से साबका हिस्ट्री से अंजाम सीखा जाए। मैं ये कहता हूं कि क्या अगर जनरल याया ने इस असेंबली को बिल्डिंग को गालियां दी थी, तो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ने, आज के मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस असेंबली को गालियां नहीं दी। इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद इतनी करप्शन ना हुई हो। ठीक कहा पटेल साहब ने कि एक डाकू था, वो मुनसिफाना नीचे तकसीम करता था। मुझे ये बताएं, अगर ये सहूलतकार ना हो तो अद्वियात का स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, डॉलर स्कैंडल, और यहां तक के आज जो कुछ हो रहा है, ये बगैर उसकी मर्जी के कोई खा सकता है, और खा के उनको बाहर भेज दिया जाए और उसके बाद भी कहा जाए मुझे फरिश्ता कहो। मैं आखिर में 1 सेकंड के लिए मैं एक अर्ज करता हूं, अगर लाने वालों के लिए तो पपट अच्छा है, इससे बेहतर कोई और ताबेदारी नहीं कर सकता, मगर लाने वालों को यह इल्म होना चाहिए, और शायद इल्म हो चुका है, कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी जो हो चुकी है, उसके बाद इसका जाना ठहर चुका। और अगर मैं ये कहता हूं आखिर में कि ये एपीसी जिसका बार बार ये जिक्र किया जाता है, मैं कहता हूं निकले मौलाना फजलुर रहमान, निकले बिलावल भुट्टो, निकले मरियम नवाज, इसके बगैर ये पाकिस्तान बचता नजर नहीं आता, वरना बहुत देर हो जाएगी। निकलना पड़ेगा, और ये निकलना पाकिस्तानी कौम के लिए मुझे पकड़ो, राजा अशरफ को पकड़ो, किसी और को पकड़ लो, पकड़ते रहो, मगर इस सारी की सारी क्यादत को, इस कौम को, पाकिस्तान को बचाने के लिए बाहर आना पड़ेगा, और इस जनरल याया से, आज के जनरल याया से जान छुड़ाना पड़ेगी। शुक्रिया जी। मुराद सईद साहब मुख्तसरन
वो वजाहत देना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दे रहा हूं।